एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश ROARO 2023 यानी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य हिंदी के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द पर। ओके, तो अनेक शब्दों के एक शब्द पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम शब्दों पर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं और पूर्व में आए प्रश्नों पर भी हम लोग डिस्कस किए हैं, यानी पूर्वावलोकन जिसे कहते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम लोग डिस्कस किए हैं। आप लोग उन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए इस सेशन में हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द पर डिस्कस करते हैं। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2022 में भी आया है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतियुक्त, ऑप्शन बी विवृति, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी प्रत्युच्चार। इसका सही आंसर ए होगा, प्रतियुक्त होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन जो सी कह रहा है प्रत्युत्तर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में संभवतः आना चाहिए कि प्रत्युत्तर किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो किसी प्रश्न के उत्तर का जब उत्तर दिया जाता है तो उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। और प्रत्युच्चार जो है किसी भी वाक्यांश के का पुनः जब उच्चारण किया जाता है तो उसके लिए प्रत्युच्चार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टर्मोलॉजी है, प्रतियुक्त, प्रत्युत्तर और प्रत्युच्चार। और इसमें भी दो इंपॉर्टेंट है, प्रत्युक्त और प्रत्युत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द। अभी हम लोग इसी प्रश्न पर ही डिस्कस किए हैं। इसका पहला ऑप्शन है प्रत्यागत, ऑप्शन बी है प्रतियुक्त। इसका सही आंसर प्रतियुक्त ही होगा। उत्तर देकर खंडन करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रतियुक्त कहते हैं। ओके, इसके अगले ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन डी प्रतिकृत। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ क्या नहीं होगा? तो पहले हम लोग यह देख लें कि अज का अर्थ क्या क्या होता है। तो अज का अर्थ होता है, ऑप्शन ए कह रहा है जिसका जन्म न हो। तो अज का अर्थ होता है जिसका जन्म न हो। ऑप्शन बी है दशरथ के पिता, यह भी होता है। ऑप्शन सी है मोती, मोती नहीं होता है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी महेश, यह भी होता है। तो अज का अर्थ ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। इसका सही आंसर यानी क्या अर्थ नहीं होगा? तो ऑप्शन सी मोती नहीं होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अज का अर्थ जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी महेश होता है। मोती अज का अर्थ नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलक्ष्या, ऑप्शन सी असूर्यम पश्या, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञा। इसका सही आंसर सी होगा, असूर्यम पश्या या असूर्य पश्चिमा भी, पश्या भी होता है, असूर्य पश्या भी होता है और यह संस्कृत शब्द है असूर्यम पश्या। और हिंदी में असूर्य पश्या होता है। तो दोनों में से कोई शब्द लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि सही यही होगा, असूर्यम पश्या। ओके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके यानी जो स्त्री सूर्य को न देख सके यानी पर्दे में रहने वाली या चार दीवारी के अंदर रहने वाली स्त्री के लिए असूर्यम पश्या का प्रयोग किया जाता है।
और जो विदुषी है यह उन स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्त्री विद्वान है। तो विद्वान स्त्रियों के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आएगा क्योंकि यह बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसकी व्याख्या को भी हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या कर रहा है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या, और आगे कर रहा है ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या, जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों सही है। जो स्त्री सूर्य को भी न दे सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती हैं। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जबकि असूर्य पश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी भी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं, यानी विद्वान स्त्रियों को। और विदुषी शब्द का प्रयोग कभी भी आपसे पूछे एग्जाम में तो ध्यान रखना है वैदिक काल में प्रयोग किया गया है। और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग के बारे में जानकारी हमें मिलती है तो ऋग्वेद में। वेद कह सकते हैं लेकिन ऋग्वेद इसलिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन अथवा पहला वेद है जिसका जो कंपाइल किया गया, यानी जिसका संकलन किया गया है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी या अन्य 3 वेदों में भी उल्लेख मिलता है, और वेदों की संख्या आप लोग जानते ही हैं कि 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द असूर्य पश्या। अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं ऊपर के प्रश्नों में, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, यह तो नहीं होगा। वह ऑप्शन बी कर रहा है वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है जिसको सूर्य भी न देख सके। ऑप्शन डी भी देख लिया जाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो इसका सही आंसर डी होगा। जिसको सूर्य भी न देख सके यह भी सही नहीं होगा। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए ही इस शब्द का प्रयोग होगा। और देखिए RO उत्तर प्रदेश स्पेशल 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कर रहा प्रश्न संख्या 6, अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ का अर्थ जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन बी है जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन सी है जो बहुत थोड़ा जानता हो। ऑप्शन डी है जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। इसका सही आंसर होगा ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ का। और ऑप्शन बी करा जो सब कुछ जानता है, इसके लिए प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। अज्ञ और प्रज्ञ 2 शब्द होते हैं। अज्ञ का विलोमार्थी शब्द प्रज्ञ होता है, हम लोग शब्द विलोम में भी डिस्कस किए थे। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी रस सिद्ध कवि, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी महाकवि एंड ऑप्शन डी आशु कवि। इसका सही आंसर होगा डी, आशु कवि। जो तत्काल कविता करते हैं या रचते हैं उन्हें आशु कवि कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित एंड ऑप्शन डी प्रत्याशा। इसका सही आंसर होगा बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो और उसके लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि व्याख्या से भी कई प्रश्न क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम में के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित है। आशा से बहुत अधिक, यानी आशा से बहुत अधिक से तात्पर्य है आशा से परे के लिए एक शब्द आशातीत होता है। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द आशान्वित, यानी अगर आशा व्यक्ति कर लेता है, आशा से बंध जाता है तो उसके लिए आशान्वित शब्द का प्रयोग किया जाता है होता है। और की गई आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा होता है। ओके, अगर आशा की जाती है तो उसके लिए प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जिसकी आशा न की गई हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं, तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है नाउम्मीद, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है आशातीती, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अग्रसोची, यह तो एकदम अलग शब्द है, अग्रसोची जो दूर की सोचता हो। ऑप्शन डी कह रहा है अप्रत्याशित, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, अप्रत्याशित। हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस भी किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चकित, ऑप्शन बी देखते रहना, ऑप्शन सी विप्लक और ऑप्शन डी निर्निमेष। इसका सही आंसर होगा डी, निर्निमेष। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, और उत्तर प्रदेश आरओ में 2021 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 11, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है या संपत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है धरोहर, ऑप्शन बी उत्तराधिकृत, ऑप्शन सी है रिक्त, ऑप्शन डी है परिसंपत्ति। इसका सही आंसर होगा सी, उसे रिक्त कहते हैं। ओके, और इसकी व्याख्या भी हम लोग देख सकते हैं कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आरओ 2021 में यह पूछा जा चुका है। और अगला आगे हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। धरोहर किस सेंस में प्रयोग किया जाता है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो होती है उसे धरोहर कहते हैं। आगे क्या रहा, जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस किए हैं। ऑप्शन ए है रिक्त, ऑप्शन बी धरोहर, ऑप्शन सी वसीयत, ऑप्शन डी संदाय। इसका सही आंसर ए होगा, रिक्त होगा, और यह कई बार एग्जामों में सब पूछे गए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। युद्ध, ऑप्शन ए करा युद्ध स्थित, ऑप्शन बी करा युद्ध स्त्री, ऑप्शन सी करा युधिष्ठिर, ऑप्शन डी करा युद्ध प्रेमी। इसका सही आंसर सी होगा, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उस इस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग डिस्कस किए हैं, तो इसमें भी सही होगा ऑप्शन सी, युधिष्ठिर। ओके, ऑप्शन ए करा युद्ध स्थविर, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करा युद्ध थीरक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करा युद्ध अस्थाई, यह भी नहीं होगा। युधिष्ठिर सही आंसर होगा। और यह भी उत्तर प्रदेश आरओ 2010, लोअर पीसीएस 2003, उत्तर प्रदेश एपीओ 2006, यूपी पीसीएस मेंस 1998। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है मितभाषी, ऑप्शन बी है मृदुभाषी, ऑप्शन सी है बहुभाषी, ऑप्शन डी है अभाषी। इसका सही आंसर ए होगा, मितभाषी। कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वह मितभाषी। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ऑप्शन जो बी कह रहा है तो मितभाषी हो गया, और इसके बाद जो मीठा बोले या मधुर बोले उसके लिए मृदुभाषी का प्रयोग किया जाता है। ओके, और जो कई भाषाओं का प्रयोग करता है उसके लिए बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषी जो एक से अधिक भाषाएं बोलता है उसके लिए बहुभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन डी विनिमय।
इसका सही आंसर होगा सी, परिमेय। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह परिमेय शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वाक्यांश है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है तो उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कह रहा है आस्थावान, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है आस्तिक, यही सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी कह रहा है विश्वासी, नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है आसुरी, यह भी नहीं। तो यहाँ पर जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। यानी जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो सर्वज्ञ कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है कि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न है जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी जो है विशेषज्ञ। इसका सही आंसर डी होगा, विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तो अपने सहारे पर जो रहता है उसे तो स्वावलंबी कहते हैं। ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी। ऑप्शन बी कह रहा है आत्मनिर्भरी, ऑप्शन सी कह रहा है बलिष्ठ, ऑप्शन डी कह रहा है आत्मविश्वासी। ओके। तो इसका सही आंसर जो होगा वह ए होगा, स्वावलंबी होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी। ओके। जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसके लिए आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए है जो तौला या नापा न जा सके, ऑप्शन बी है जो अवश्य होने वाला हो, ऑप्शन सी जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ऑप्शन डी जो समय पर संभव न हो। तो इसका सही आंसर तो जो ऑप्शन सी कह रहा है जो प्रमाण से सिद्ध न हो यह सही होगा, लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है जो तौला या नापा न जा सके यह भी सही होगा। तो इस प्रकार इसमें दो आंसर सही होगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पुटअप कर दिए जाते हैं, बाद में आयोग द्वारा संशोधन किया जाता है। तो अप्रमेय का अर्थ ही होता है, मीन्स ही होता है कि जो तौला या नापा न जा सके। ऑप्शन सी कह रहा है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है विजित, ऑप्शन बी विजेता, ऑप्शन सी जिगीसु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। इसका सही आंसर होगा सी। ओके। तो जिगीसु होता है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या कर रहा है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिगीसु होता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं, उसके लिए विजित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता कहते हैं। ओके। और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 यानी प्रश्न संख्या 23, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है, हालांकि इन प्रश्नों पर ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, तो इसका सही आंसर बी ही होगा, असूर्यम पश्या। ओके। ऑप्शन ए कह रहा है शास्त्रज्ञ, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है स्त्रैण, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है दुर्निवार, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर बी होगा,
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी, ऑप्शन डी संविदा। इसका सही आंसर होगा डी संविदा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में संविदा उसे कहते हैं। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करना। ओके, समझौता के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? संविदा, यानी कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन ए है अप्रत्याशित, ऑप्शन बी है आशातीत, ऑप्शन सी है आशाजनक एंड ऑप्शन डी है प्रत्याशित। तो इसका सही आंसर ये होगा अप्रत्याशित। यह ऊपर के प्रश्नों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यह रिपीट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखना है अप्रत्याशित इसका आंसर होगा, जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए भी अप्रत्याशित शब्द ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, ऊपर का ही प्रश्न है जो हम लोग व्याख्या देखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्या? डी अप्रत्याशित। ऑप्शन ए कह रहा है प्रत्याशित, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अप्रत्याशित, तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से यह गलत है। ओके, अप्रत्याशित यह खटखोड़ वाला स है, यह नहीं होगा, और बड़ा वाला स होगा। बड़ा वाला स ये भी है, लेकिन ये इसे खटखोड़ वाला स कहते हैं। ऑप्शन बी कहता है अप्रत्याशित, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, छोटा सा अप्रत्याशित है। ऑप्शन डी अप्रत्याशित। ओके, तो वर्तनी की दृष्टि से इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। इसका सही आंसर होगा बी अध्यादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है नवोढ़ा, ऑप्शन बी है प्रवत्स्य पतिका। ओके, प्रवत्स्य पतिका। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी है प्रोषित पतिका, ऑप्शन डी है आगत पतिका। इसका सही आंसर सी होगा, प्रोषित पतिका होता है। ओके, और इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। व्याख्या कर रहा है वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका है। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। नवोढ़ा किसे कहते हैं? जो नई स्त्री या लड़की जिसका ब्याह हुआ है। अगला आगे कह रहा है वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। आगे कह रहा है वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। तो आगत पतिका भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। और जो यह क्वेश्चन था हम लोग जिस पर डिस्कस किए हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है प्रोषित पतिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, तो ऑप्शन ए है शिखनक, ऑप्शन बी सिरों पर, और ऑप्शन सी है पाद मस्तक, ऑप्शन डी है आपाद मस्तक। इसका सही आंसर होगा डी आपाद मस्तक।
पैर से सिर तक के लिए शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक शब्द का। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो एक शब्द है क्या? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी अनाग्रही, ऑप्शन सी दुराग्रही एंड ऑप्शन डी कुआग्रही। इसका सही आंसर होगा सी, दुराग्रही कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जंगल की आग दावानल, यह तो सही है। जंगल की आग यानी जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है समुद्र की आग बड़वा नल, यह भी सही है। समुद्र में जो आग लगती है उसे बड़वा नल बोलते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है पेट की आग जेठराग्नि, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है आदि से अंत तक आदि से अंत तक अनंत, यह गलत है। ओके, आदि से अंत तक के लिए अनंत नहीं प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द अध्योपांत होता है। अध्योपांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है जबकि जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द अनंत। तो अनंत शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जिसका अंत न हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है आदि से अंत तक। ओके, तो आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है जरायुज, ऑप्शन बी जारज, ऑप्शन सी दत्तक एंड ऑप्शन डी औरस। इसका सही आंसर डी होगा, औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे औरस कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे जरायुज कहते हैं। उसे मतलब वह शिशु या बालक जो जन्म लिया हो और खेड़ी में लिपटा हुआ हो उसके लिए जरायुज शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आगे कर रहा है विवाहेतर संबंध से इतर संतान जारज कहा जाता है और गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अनैतिहासिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्राग ऐतिहासिक एंड ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी, प्राग ऐतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। ओके, और जो ज्ञात इतिहास से है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। तो ऐतिहासिक शब्द जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलने लगे और एग्जैक्ट साक्ष्य मिलने लगे कोई ऐतिहासिक सोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। और नहीं तो ऐतिहासिक के पूर्व को प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 यानी क्वेश्चन नंबर 34। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी कह रहा है अंतर्ध्यान, ऑप्शन सी कह रहा है अंतर्धान, ऑप्शन डी कह रहा है अंतर्धान। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, अंतर्धान होगा। ओके, यानी जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसके लिए
जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है अंतर्धान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है सब्यसाची, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वीणापाणी। इसका सही आंसर होता है ए सब्यसाची उसे कहते हैं। जो बाएं हाथ से लिखता हो या सधा हुआ हो उसे सब्यसाची कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द सब्यसाची है। जो बाएं रास्ते पर चले के लिए एक शब्द वामपंथी होता है। जिसके पाणी, पाणी मीन्स हाथ, जिसके पाणी में वज्र हो के लिए एक शब्द वज्रपाणी कहते हैं। जिसके पाणी में यानी पाणी मतलब हाथ में वीणा हो के लिए एक शब्द वीणापाणी कहते हैं। यानी देवी सरस्वती को का पर्यायवाची शब्द है वीणापाणी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। ऑप्शन ए है तितिक्षा, ऑप्शन बी तितिर्षु, ओके, ऑप्शन बी कह रहा है तितिर्षु, ऑप्शन सी है तितिक्षु, ऑप्शन डी है मरजीवा। इसका सही आंसर बी होगा, उसे तितिर्षु कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैर कर पार करने वाले की इच्छुक के लिए एक शब्द तितिर्षु कहते हैं। और सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द तितिक्षा कहते हैं। सहनशील के लिए एक शब्द तितिक्षु तथा मरना जीना के लिए एक शब्द मरजीवा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखें, ऑप्शन ए तैराक, ऑप्शन बी तितिर्षु, इसका सही आंसर बी होगा। ऑप्शन सी तारक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है तारक, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अनिवार, ऑप्शन बी निर्निवार, ऑप्शन सी दुर्निवार एंड ऑप्शन डी कुनिवार। इसका सही आंसर होगा सी दुर्निवार। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं दुर्निवार शब्द। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द। एक शब्द है, क्या है? ऑप्शन ए है कर्णफूल, ऑप्शन बी है कर्णाभरण, ऑप्शन सी है कर्णपाली, ऑप्शन डी है कर्ण। इसका सही आंसर होगा सी कर्णपाली। ओके, तो प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द, कोमल भाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कर्णपाली शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या है, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कह रहा है अपथ्य, ऑप्शन बी है अभक्ष, ऑप्शन सी है आगम्य, ऑप्शन डी है अपेय। इसका सही आंसर होगा डी अपेय, उसे अपेय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, यानी क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? इसमें से हमें गलत चूज करना है यानी चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है जंगल की आग दावानल, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है आगे की सोचने वाला अग्रगामी, नहीं ये गलत है, अग्रसोची होता है, अग्रगामी नहीं। आगे की ओर चलने वाले को अग्रगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न यह कह रहा है वाक्य आगे की सोचने वाला, तो उसे अग्रसोची कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है समुद्र की आग
बड़वा नल, यह सही है। पेट की आग, जठराग्नि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है वक्ता, ऑप्शन बी है प्रवक्ता, ऑप्शन सी वाचाल एंड ऑप्शन डी है प्रखर। इसका सही आंसर होगा सी, वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द वाचाल, जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता, जो किसी विषय पर किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। ओके, जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं, और जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 यानी प्रश्न संख्या 43। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, वाचाल कहते हैं। इसका सही आंसर डी होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 यानी क्वेश्चन नंबर 44। जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अभेद्य, ऑप्शन बी है दुर्भेद्य, ऑप्शन सी है समवेद्य, ऑप्शन डी नववेद्य। इसका सही आंसर होगा ए, अभेद्य होता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद्य होता है, और दुर्भेद्य जिसे भेदा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सदावर्त, ऑप्शन बी अस्थावर, ऑप्शन सी स्थानीय एंड ऑप्शन डी सार्थक। इसका सही आंसर होगा बी, अस्थावर कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए अस्थावर शब्द, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह वस्तु जो एक ही स्थान पर रखी जा सकती हो या एक ही स्थान पर रहने वाले के लिए अस्थावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द अस्थावर, जहां खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है के लिए सदावर्त। यह भी इंपॉर्टेंट है, सदावर्त भी एग्जाम में पूछा गया है कि जहां फ्री में मुफ्त में खाना मिलता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग सदावर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए है अजन्मा, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी आक्रांत। इसका सही आंसर सी होगा, अजात शत्रु। ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देख लिए, यह प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार, देखिए एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और टर्मोलॉजी या वाक्यांश या शब्द कह लीजिए, अजात शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए 2006 में, 2004 में, 2004 उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में 93, 1993, 95, 2003 में लोअर पीसीएस। ओके, ये पीओ में भी ये पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब यही प्रश्न फिर रिपीट हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हो गया? ए, अजात शत्रु। ओके, और जो शत्रु विहीन कर रहा है, जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे शत्रु विहीन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 यानी क्वेश्चन नंबर 48। जिसे जीता न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर ए होगा अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। और बी का रहा है अज्ञेय, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी का रहा है अपराजेय, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी का रहा है दुर्जेय, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर अजेय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए।
ऑप्शन ए अपराजय, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी धीरोदात्त, ऑप्शन डी अजेय। इसका सही आंसर ए होगा अपराजय। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह प्रश्न फिर रिपीट हुआ, उत्तर प्रदेश RO ARO 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी अजातशत्रु ही होगा, क्योंकि कई बार यह प्रश्न क्वेश्चन हम लोग देख चुके, रिपीट हो रहा है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अजातशत्रु उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द। अब यही प्रश्न है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। प्रश्न को जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द, अजातशत्रु। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह प्रश्न अजातशत्रु जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्यांश के लिए। इसको आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, इस बार भी पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश RO ARO में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए परमार्थी, ऑप्शन बी धर्मार्थी, ऑप्शन सी स्वार्थी एंड ऑप्शन डी सत्यार्थी। इसका सही आंसर सी होगा, उसे स्वार्थी कहते हैं। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे स्वार्थी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए समुच्चरित, ऑप्शन बी अनुत्तरित, ऑप्शन सी मौन एंड ऑप्शन डी अनुच्चरित। इसका सही आंसर डी होगा, अनुच्चरित उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण न किया गया हो। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता नहीं, एक गलत है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं, अभिनेता नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी है जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, यह गलत है, व्याकरणिक या व्याकरणविद होता है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है आंखों से परे, प्रत्यक्ष कहते हैं, नहीं, यह भी गलत है। प्रत्यक्ष से तात्पर्य है जो दिखाई दे, जो आंखों से दिखाई दे उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के परे हो, जिसे हम देख न सके। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, यही सही है। लौट कर आए हुए के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे प्रत्यागत कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए है जिसका परिणाम न निकला हो, ऑप्शन बी है जिसका विवाह न हुआ हो, ऑप्शन सी है जिसका विवाह हो चुका हो, ऑप्शन डी है जो देखने में प्रीतिकर न हो। इसका सही आंसर होगा बी, जिसका विवाह न हुआ हो के लिए अपरिणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, और परिणित शब्द का प्रयोग जिसका विवाह हो गया है, परिणय बंधन में बंध चुका है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिणित, जिसका विवाह हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द परिणित कहते हैं। तो परिणित अपरिणित शब्दों को की व्याख्या भी हम लोग देख लिए, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। इसका सही आंसर ए होगा, दुर्निवार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है युद्धा, ऑप्शन बी युद्धरत, ऑप्शन सी युद्धवीर, ऑप्शन डी युयुत्सु। इसका सही आंसर होगा डी, युयुत्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए विस्थापित, ऑप्शन बी अवस्थापित, ऑप्शन सी संस्थापित, ऑप्शन डी संस्थाजित। इसका सही आंसर ए होगा विस्थापित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 यानी क्वेश्चन नंबर 59, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है दुरतिक्रम, ऑप्शन बी दुरधिगम, ऑप्शन सी दुरभिसंधि, ऑप्शन डी कह रहा है दुरभियोजन। इसका सही आंसर सी होगा दुरभिसंधि कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि, किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुरभियोजन कहलाती है। और जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो दुरतिक्रम कहते हैं, और जिसके पार पहुंचना कठिन हो दुरधिगम कहते हैं। ओके, दुरधिगम जिसके पार पहुंच पाना कठिन हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आरओ 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्तरापेक्षी, ऑप्शन बी उत्तरण, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी उत्तरोत्तर। इसका सही आंसर होगा सी प्रत्युत्तर। ओके, प्रत्युत्तर का मतलब दिए गए उत्तर का उत्तर अथवा जवाब, सवाल भी हो सकता है, सवाल जवाब भी हो सकता है, बहस हुज्जत के लिए भी प्रत्युत्तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, क्वेश्चन नंबर 61, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अन्वेषक, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अन्विति, ऑप्शन डी निवेशक। इसका सही आंसर ए होगा अन्वेषक। खोज करने वाले को अन्वेषक कहते हैं, यानी खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता भी इसे कहते हैं। और शुद्ध शब्द जो प्रयोग होता है संस्कृत शब्द अन्वेषक उसे कहते हैं। और इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। खोज करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक, जिसकी उपमा न हो वाक्यांश को अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाला वाक्यांश के लिए निवेशक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, क्वेश्चन नंबर 62, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए वागदत्ता, ऑप्शन बी वागदान, ऑप्शन सी वागबद्ध, ऑप्शन डी वागविदग्ध। इसका सही आंसर ये होगा वागदत्ता कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे वागदत्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। मदिरा पीने का प्याला के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है चश्म, ऑप्शन बी चषक, ऑप्शन सी चस्क, ऑप्शन डी चषक। इसका सही आंसर डी होगा, उसे चषक कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे चषक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए स्त्री प्रेमी, ऑप्शन बी स्त्रैण, ऑप्शन सी स्त्रियोचित, ऑप्शन डी त्रियावशी। इसका सही आंसर होगा बी स्त्रैण उसे कहते हैं। ओके, अगर इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं तो व्याख्या है स्त्रैण का अर्थ जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण शब्द उपयुक्त है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। ओके,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आकर्षित, ऑप्शन बी अकृषित, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी जो है अकोर। इसका सही आंसर होगा बी अकृषित कहते हैं। ओके, और इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अकृषित, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति न हो उसे ऊसर कहते हैं। ओके, ऊसर से तात्पर्य अनफर्टाइल लैंड यानी अनउर्वरा भूमि जिसे उत्पादन न हो सके या फसल न हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सर्वहारी। अब यहाँ देखिए सर्वहारी देखने में तो सही लग रहा है लेकिन सर्वहारी नहीं होता, सर्वाहारी होता है। जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। ओके, आगे देख लिया जाए। ऑप्शन सी सर्वग्राही, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि सर्वहारी जो ऑप्शन बी है वर्तनी की दृष्टि से यह गलत है, सर्वाहारी होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द सर्वाहारी है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है के लिए एक शब्द सर्वभक्षी कहते हैं, जो सब कुछ ग्रहण करता है के लिए एक शब्द सर्वग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 यानी प्रश्न संख्या 67, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है समावर्जन, ऑप्शन बी समावास, ऑप्शन सी समावरण, ऑप्शन डी जो है समावर्तन। इसका सही आंसर डी होगा, समावर्तन कहते हैं। ओके, और समावर्तन एक प्रकार का संस्कार है हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कुल 16 होती है, और उसमें जब गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत यानी उनकी जो गुरुकुल में जो शिक्षा है जब वह कंप्लीट हो जाती है और वह गुरुकुल को छोड़ करके जब अपने घर वापस लौटते हैं तब यह संस्कार किया जाता है, जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। ओके, यानी विद्या अध्ययन करने के पश्चात, और इस समावर्तन संस्कार के पश्चात ही बालक जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी घर जब वापस आएंगे तब उनका विवाह संस्कार होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है एकादशी, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी विरोधिनी, ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि। इसका सही आंसर डी होगा, पक्ष की पहली तिथि होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी कही जाती है। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। ऑप्शन ए अनामी, ऑप्शन बी अनीमिका, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी अनामिका। तो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से जो सही है वह डी है, अनामिका बोलते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। तो हम लोग इस सेशन में 69 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले भाग में, अगले सेशन में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को कंप्लीट किया जाएगा। ओके।